बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक लेक्चर नंबर 7। और अगर आप बुक देख रहे हैं तो बुक का चैप्टर नंबर 5 और जो टॉपिक हमारा है इज़ द सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा आसान टॉपिक है, कोई परेशानी की बातें नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ मकसद एक छोटा सा ये है कि आपको बता दें कि सर्वर को एडमिनिस्टर कैसे करना है। ठीक है, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर थोड़े से एक दो टॉपिक हम जो हैं वो लॉग मैनेजमेंट के पढ़ेंगे। ठीक है, और लॉग मैनेजमेंट के बाद हम लोग डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल्स भी देखेंगे क्विकली। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारा कुछ इसी चैप्टर के अंदर है। और मैं कल को बैठा हिसाब किताब लगा रहा था कि हमारी स्पीड जो सी है कैसी जा रही है, तो स्पीड इज़ ओके। ठीक है, और टारगेट ये है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द MCITP का ये 77,646 का जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा टारगेट ये है कि मैं नवंबर के एंड तक इंशाल्लाह आपको जो है ये कंप्लीट करवा दूंगा। और दिसंबर में इंशाल्लाह हम लोग दिसंबर की बिगनिंग के अंदर हम दूसरा पेपर सेकंड एग्ज़ाम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। बातें तो मैं बहुत सारी करता हूँ, कंप्लीट पता नहीं होती हैं या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कि हम लोग सर्वर को रिमोटली मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सर्वर को रिमोटली मैनेज करने का टॉपिक मकसद ये होता है कि हमारे पास जो है डाटा सेंटर के अंदर सर्वर्स पड़े होते हैं और आपका वहाँ पे सर्वर्स वाले डाटा सेंटर में होना, फिज़िकली होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दुनिया की लॉन्गेस्ट तरीन कम्यूटिंग जॉब सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हो कि मैं कहीं यूरोप में बैठा हुआ हूँ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ये मेरे नज़दीक सबसे लॉन्गेस्ट कम्यूटिंग है। ठीक है, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़े हुए कुछ सर्वर्स के ऊपर काम करना था, तो मैंने 3 महीने तक उनके ऊपर काम किया एंड आई रियली एन्जॉयड हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हो सर्वर्स की। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं इज़ कॉल्ड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, RDP। ठीक है, RDP क्या होता है, जिस तरह आप लोग अक्सर मुझे लैब में यहाँ पेपर के अंदर करते हुए देखते हो कि वो एक्चुअली क्या करता है, आपके TCP की पोर्ट नंबर 3389 को यूज़ करता है और रिमोट सर्वर के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हर सर्वर जो आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है उस पर वो रिमोट एक्सेस एनेबल होनी चाहिए। वो कहाँ इनेबल होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद 2008 के अंदर एक और कंसेप्ट आया, इस कॉल्ड रिमोट एक्सेस गेटवे। रिमोट एक्सेस गेटवे क्या होता है कि से मैंने कहा ये मेरा सर्वर फॉर्म है। ठीक है, ये मेरा सर्वर फॉर्म है, इसमें बहुत सारे सर्वर्स लगे हैं। से मैंने कहा 500 सर्वर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और डेफिनेटली अब मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने एक छोटी सी फायरवॉल भी लगाई होगी, छोटी बड़ी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब इस फायरवॉल से गुजर के आपने जाना है। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो के अंदर आपने इस फायरवॉल से RDP एक्सेस करवानी है तो आप क्या करोगे, 3389 पोर्ट को इनेबल करवाओगे, TCP। ठीक है, बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि आपको पता हो आपका इंटरनेट से जो बंदा आ रहा है इसको RDP करने, उसका IP एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अलाउ करते हो कि आप कहते हो कि कोई भी आ जाए और इस सर्वर फॉर्म को, से मैंने कहा मेरा सर्वर फॉर्म था 10.1.x.y पे एक्सेस कर ले। ठीक है, 10.1.x.y इज सॉर्ट ऑफ एन IP एड्रेस। ठीक है, वन वे टू एक्सेस द सर्वर इज RDP। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड RDP गेटवे। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप गेटवे। उसमें क्या होता है कि आप एक सर्वर बना देते हो। ठीक है, से इंटरमीडिएट एक सर्वर होता है। ठीक है, और वो आपके गेटवे का काम कर रहा होता है और वो सिर्फ पोर्ट 443 को यूज़ करता है। ठीक है, तो आपको अपनी फायरवॉल में ये TCP 3389 अलाउ नहीं करनी पड़ती, 443 यूज़ करनी पड़ती है जो HTTPS की पोर्ट होती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एक फ़ायदा तो ये कि आप सर्वर पे डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे होते, आप एक गेटवे सर्वर के पास जा रहे होते और वो आपको फिर फर्दर आगे लेके जा रहा होता है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज ऑफ दैट वन इज़ दैट कि आपका हैकर जो सा है अगर कॉन्टीन्यूस पोर्ट स्कैन कर रहा है और आप उसको पता चला कि 3389 से रिप्लाई मिल रहा है, तो वो 3389 से आपके सर्वर को RDP करेगा और उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड ट्राई करना शुरू कर देगा। अगर 443 के पीछे पड़ा होगा तो नॉर्मल हैकर्स को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ठीक हो गया। RDP इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल वो यूज। अच्छा, उसके बाद एक टूल जो मुझे इस लैब की तैयारी के अंदर उस टूल ने बहुत जलील किया, इज कॉल्ड RSAT। ठीक है, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल। रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल क्या होता है, ये आपके पास विंडोज 7 है। ठीक है, आप विंडोज 7 पे बैठ के अपने सर्वर को रिमोटली मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, तो वो उसके लिए यूज़ होता है।
ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक मैनेजमेंट कंसोल है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू माय सर्वर। तो मैं सबसे पहले आपको अपने सर्वर के ऊपर आरडीपी कनेक्शन करना दिखा देता हूँ कि आपको पता होगा कि सर्वर पे आरडीपी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विसेज क्लाइंट ये एप्लीकेशन यूज़ होती है, और यहाँ पे मैं अपने सर्वर का आईपी एड्रेस दे दूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सर्वर पे कनेक्ट होने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड भी दे सकता हूँ, ठीक है। एडवांस फीचर के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स आ सकते हैं, एक्सपीरियंस कि आप अपना एक्सपीरियंस अगर फास्टर करना चाहते हो तो आप कहते हो ठीक है यार मैं बहुत फास्टर लिंक से कनेक्टेड हूँ, अगर आप मॉडेम से कनेक्टेड हो तो वो उस हिसाब से उसको परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, ठीक है। कि जिस तरह मैं लॉगिन हूँ तो कोई प्रोग्राम चलाए, रेडियो, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड चीज़ें शेयर करना शुरू कर दे, डेस्कटॉप रेजोल्यूशन क्या हो और जनरल रेजोल्यूशन, जब मैं कनेक्ट का बटन दबाता हूँ तो वो मुझे सर्वर में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी एक सर्वर पे कनेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा सर्वर है और इस सर्वर का ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मैनेजर खोलते हैं, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ओपन हुई हुई है, मुझे सर्वर मैनेजर ओपन करने दें। ठीक है। तो सर्वर के ऊपर आरडीपी इनेबल करने के साथ साथ मैं आपको विंडोज़ 7 के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास विंडोज़ 7 अल्टीमेट इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाएं, ठीक है, और रिमोट सेटिंग का बटन दबाएं, तो ये यहाँ पर आपका आरडीपी होता है, ठीक है। डोंट अलाउ कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, आरडीपी डिसेबल हो जाएगा। अलाउ कनेक्शन फ्रॉम रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट एक्सेस, लेस सिक्योर है। अलाउ कनेक्शन ओनली फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद द नेटवर्क लेवल। जो आरडीपी का वर्जन 6.0 वो मोर सिक्योर होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है। और उसके बाद अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक यूज़र्स को इसमें परमिशन देनी है तो आप यूज़र्स का अकाउंट इसमें ऐडअप कर दो, तो वो यूज़र्स को आरडीपी की एक्सेस मिल जाएगी। नॉर्मली मेंबर ऑफ रिमोट एडमिन ग्रुप को जो सा है वो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन सबको एक्सेस होती है, ठीक है। कहाँ पर होता है? रिमोट सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली इतनी देर में मेरा सर्वर का वो यूटिलिटी वापस आ गई होगी, इसलिए मैं आपको वहाँ पे बातों पे लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। तो अगर आपने सर्वर के एंड पे क्लिक कर मैनेज करना है तो ये सर्वर मैनेजर आ गया आपके पास, और सर्वर मैनेजर में राइट साइड पे आप देखें ये आपको दिखा रहा है कि कन्फिगर रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। उसी तरह आप कन्फिगर रिमोट डेस्कटॉप के बटन को दबाएंगे और अलाउ कनेक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। अगर किसी यूज़र्स को ग्रुप में डालना है, लाइक अगर मैं कहता हूँ एडमिन, ठीक है, चेक नेम करता हूँ, ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को डालना है, या मैं कहता हूँ ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, ईस्ट आईटी एडमिन्स के पूरे को डालना है, तो आप उसको डाल सकते हो जिस बंदे को आपने उस ग्रुप का मेंबर बनाना है, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ कि आपने रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का मेंबर बनाना होता है, ठीक है। एक और तरीका ये है, अगर आप रिमोटली बैठे हैं और आपने कंप्यूटर को मैनेज करना है, इज़ कॉल्ड एन एमएमसी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। अभी मैं रिमोटली नहीं बैठा हुआ, जस्ट इन केस अगर आप रिमोटली बैठे हुए हैं और आपने सर्वर्स के स्नैप इन्स डालने हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हो एमएमसी, कमांड प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, रन पे लिखते हो एमएमसी, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक मैनेजमेंट कंसोल खुल जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल में कहते हो आप स्नैप इन्स, ठीक है। वो जो ड्रिल मशीनें नहीं होती उस पर ड्रिल बिट्स लगाते हैं मैकेनिक वगैरह, उस तरह की चीज़ है, ठीक है। आप कहते हो जी मैंने क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है, आप उसको ऐड कर लो, ठीक है। आप उसके बाद कहते हो अच्छा मैंने सर्टिफिकेट्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट्स, ठीक है। तो उसके बाद आप कहते हो अच्छा मुझे ना डीएससीपी सर्वर पे बहुत काम करना पड़ता है, ये भी ऐड कर लिए, ठीक है। आप कहते हो इवेंट व्यूअर पे भी बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है, आप इवेंट व्यूअर भी ऐड कर लो, ठीक है। लोकल कंप्यूटर, अगर आपने किसी और कंप्यूटर को ऐड करना है तो आप से सर्वर 2, ठीक है, वो मेरा सर्वर 2 इस टाइम एनेबल नहीं है, अदरवाइज़ आप सर्वर 2 पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। मैंने इन सबको ऐड कर लिया और उसके बाद कल को मैंने कभी भी इनमें से किसी चीज़ पे काम करना है तो मैं इन पे काम कर सकता हूँ। से मैंने अगर डीएससीपी सर्वर पे जाना है, डीएससीपी सर्वर के अंदर आईपी वर्जन 6 के अंदर जाके, सॉरी आईपी वर्जन 4 के अंदर जाके, और मैं कहता हूँ डीएक्टिवेट द पूल, तो ये डीएक्टिवेट द पूल कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यार इसी स्क्रीन पे मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे मैं कहता हूँ सर्वर 1 कंसोल, ठीक है, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे सर्वर 1 की कंसोल हो गई और मैं इस पे बैठ के कभी भी काम करना चाहूँ, यानी मैंने सारी चीज़ों पे काम करना है, इन सारी डीएससीपी और डीएनएस, तो मुझे सर्वर मैनेजर में आने की ज़रूरत नहीं, मैं सर्वर 1 पे बैठ के और उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट
मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। अगर आपने काम नहीं करना आप इसको डिलीट कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कंसोल्स हैं, ये स्नैप इन्स हैं, ठीक है। ड्रिल बिट्स कि आपने कौन कौन सी ड्रिल्स यूज़ करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इज़ कॉल्ड रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, उसके अंदर एक थोड़ा सा मसला हो गया था, वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर, ये विंडोज़ 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के मैंने अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी, ये मेरा कंप्यूटर है। आप हर वक्त सर्वर पे तो नहीं बैठते होते ना, जो नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग बन जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने सर्वर के ऊपर कोई काम करना तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आप हर रोज़ सर्वर पे बार बार RDP नहीं कर सकते, ठीक है। आपने 10 सर्वर्स पे बैठ के काम करना तो आप 10 सर्वर्स पे RDP थोड़ी करोगे यहाँ बैठ के। आप अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाओ, ओ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपके पास वो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, वो सर्टिफिकेशंस और जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा था वो तो चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आ रही आपके पास। उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर पे RSAT टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, ठीक है। ये RSAT टूल जो सा है 2008 के सर्वर को मैनेज करने में मदद देता है, ठीक है। सिर्फ 2008 सर्वर्स को, ठीक है, 2008 सर्वर्स को मैनेज करने में मदद देता है। अब इस चीज़ पे काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने अपने कंप्यूटर पे RSAT टूल इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। ये मैंने आपके वीडियो इंस्टॉल होने से पहले पहले RSAT टूल इंस्टॉल कर लिए थे। अब जब मैंने RSAT टूल इंस्टॉल कर लिए, गूगल करोगे ना तो RSAT टूल मिल जाएगा, ये 200-300 MB का होता है, ठीक है। जब मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल होने के बाद भी फिर भी मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में कुछ नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाके, ठीक है, ये भी मैंने काम पहले किया हुआ है। एक्चुअली मुझे ये सारा काम पहले कर लेना चाहिए था, मगर मुझे आपको दिखाना था इसलिए। तो विंडोज़ फीचर्स के अंदर, ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ठीक है, के अंदर जाएंगे तो ये जो है विंडोज़ फीचर्स आ जाएंगे और वहाँ पे ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो से आपको इनेबल करने पड़ते हैं, ठीक है। बिट लोकल पासवर्ड रिकवरी, ठीक है, SNTP नेटवर्क लोड बैलेंसर, गुड ग्रुप पॉलिसी, आप सारा कुछ ही इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको बारी बारी पकड़ के सारी इनेबल करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसी तरह रिमोट रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन टूल, एक्टिव डायरेक्टरी के सारे रूल्स, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये एक को क्लिक करके मेरे ख्याल में नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे, अब असूलन तो मुझे चाहिए कि यहाँ मैं वीडियो बंद पॉज करके और सारा कुछ क्लिक कर दूँ, मगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इतना कुछ क्लिक कर लिया, ठीक है। तो देखता हूँ ये मेरे ख्याल में इंस्टॉलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। जब मैं ये यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने सेलेक्ट की हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से बैठ के रिमोट सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका, अभी अगर मैंने यहाँ पे रिमोट स्नैप-इन इंस्टॉल करूँ, MMC करूँ, ठीक है, MMC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। और उसके बाद मैं कहूँ भैया आप स्नैप-इन ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब मुझे वो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी तक नहीं दिखा रहा, उसकी वजह ये है कि अभी तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर दिखाएगा मुझे, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। तो या आप चाय का कप पी के आएँ या फिर हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो चाय का कप तो मैं आप लोगों को पीने नहीं दूंगा, तो इससे आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो हमने देखा सर्वर मैनेजर का, हमें पता है जब भी हम सर्वर में लॉगिन होते हैं तो हम सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल से कर सकते हैं। अगर मैं विंडोज 7 पे बैठा हूँ, मैंने किसी सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल से यूज़ करना तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। RDP हम लोगों को पता है ऑलरेडी, और हमें ये भी पता होना चाहिए 3389 पोर्ट होती है, क्योंकि जब सर्वर वाले नेटवर्क वालों को कॉल करते हैं और उनकी फायरवॉल होती है तो वो कहते हैं कौन सी पोर्ट ओपन करनी है। नॉर्मली नेटवर्क वाला अगर ऐसी बात पूछे तो आपको उसके साथ उस पर शक होना चाहिए। तो मेरे जैसा कोई नेटवर्क इंजीनियर हो तो वो ज़रूर पूछता है, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी पोर्ट है, ठीक है। वो होती है 3389, ठीक हो गया। तो और उसके बाद रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, RSAT टूल, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, ये इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। ये विंडोज़ 7 के ऊपर इंस्टॉल होगा, विंडोज़ 7 एंटरप्राइज, अल्टीमेट और होम एडिशन के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा ये, ठीक है। और वापस जाके आप अपनी मशीन को देखते हैं कि क्या उस पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, और अभी तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो हम इस पे मेरे ख्याल में थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो मैं अभी आपको अगली स्लाइड पढ़ा देता हूँ इतनी देर। पावर शेल, ठीक है, पावर और शेल, ठीक है।
पावर शेल एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 2008 और R2 के अंदर मेनली इसमें थोड़ी सी एडिशन आई है, स्क्रिप्टिंग एंड कमांड लाइन शेल लैंग्वेज है। ठीक है, आप बहुत सारे काम जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो काम कर रहा होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कर रहा होता है, आप यही काम जो सा है कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2008 के अंदर आपको R2 प्रोवाइड पावर शेल प्रोवाइड किया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएं तो ये पावर शेल मॉड्यूल है, और अगर ये ऊपर वाला देखें तो एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर पावर शेल है। ठीक है, आपकी विंडोज़ की बुक के अंदर इस पावर शेल के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की, एक पैराग्राफ या एक पेज के अंदर उसे डिस्कस किया हुआ। पावर शेल भी एक ऐसा टूल है जिससे आप रिमोटली दूसरे कंप्यूटर से को पावर शेल से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पावर शेल के अंदर और बहुत सारे फीचर हैं, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ स्क्रिप्टिंग टूल, इसमें और बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इससे कोई ऐसा काम नहीं ले सकते अगर आपने इसके ऊपर स्केड्यूल टास्क किया हुआ है। ठीक है, से मैं आप चाहता हूँ कि सुबह रोज़ मुझे कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर दे, तो आप वो पावर शेल में स्क्रिप्ट लिखें और स्क्रिप्ट लिख के अपने टास्क मैनेजर में अपने टास्क स्केड्यूलर, ठीक है, टास्क स्केड्यूलर क्या होता है, ये टास्क स्केड्यूलर आपका, ठीक है, इसमें स्केड्यूल करने सुबह 8 बजे रोज़ ये चले और आपको एक रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, से मैंने रिपोर्ट कहा कि लास्ट 90 डेज से जो लॉगिन नहीं हुआ उनकी प्रोड्यूस कर दे रिपोर्ट, या कोई चीज़ इंस्टॉल कर दे। ठीक है, इस चीज़ को आप उस जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पर आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन करना है, क्योंकि जब आपने टास्क एक प्री डिफाइन कर लिया, आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, तो आपने डिसीजन मेकिंग कर ली। अगर आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन करना है तब ये आपको मदद नहीं करेगा। ठीक है, एनीवे पार्शल चलाने का ये तरीका और एक तरीका है ये। ठीक है, अगर सबसे आसान जो कमांड है इज़ कॉल्ड गेट हेल्प। ठीक है, गेट डैश हेल्प। ठीक है, आपने किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, गेट हेल्प का वर्डिंग लिखें और ये आपको बता देगी कि ये कमांड कौन सी है, ये क्या हेल्प देती है। मसलन इसके अंदर एक कमांड है गेट डैश हेल्प, गेट डैश हेल्प नहीं, गेट डैश प्रोसेस। ठीक है, गेट प्रोसेस ये आपको प्रोसेस दिखाना शुरू कर देगी जो हम टास्क मैनेजर से देखते हैं। ठीक है, हमें किसी को इंस्पायर करना हो तो बहुत सारे लोग जो से हैं वो पावर शेल खोल के रखते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस कमांड के बारे में फर्दर हेल्प लेनी है, गेट डैश हेल्प गेट डैश प्रोसेस। ठीक है, गेट प्रोसेस कमांड के बारे में हेल्प आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने किसी और कंप्यूटर के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, गेट प्रोसेस और कंप्यूटर का नाम और सारा कुछ होता है। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट करना है, कोई प्रोसेस स्टॉप करना है, डिबग करना है किसी प्रोसेस को, तो वो सारा कुछ कर सकती है। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट प्रोसेस करना है तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप, वेट प्रोसेस और सारा कुछ। ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, और मसलन आपके पास एक कमांड हो सकती है गेट ACL की कमांड, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, गेट डैश हेल्प, ठीक है, और गेट। ठीक है, इसके अंदर सेट बेस्ड कमांड भी है बहुत सारी। ठीक है, गेट होस्ट, गेट डेट, गेट कल्चर, गेट इवेंट। ठीक है, अच्छा मसलन एक मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि गेट विन इवेंट्स। ठीक है, गेट डैश विन इवेंट्स। ठीक है, विंडोज़ के इवेंट, कोई इवेंट नहीं है मेरे पास, क्या ये माइंड किया हुआ। ठीक है, ये विंडोज़ के इवेंट्स दिखाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब मैं अगर गेट डैश हेल्प कर दूं तो ये मुझे उसके तमाम पॉसिबल ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा कि वो कमांड के स्विचेस क्या हैं, जिस तरह मैं आपको सबसे पहले बता रहा था, गेट डैश हेल्प, और उसके बाद मैं ये भी जो सी कमांड चला रहा था मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, गेट विन इवेंट, गेट डैश विन इवेंट डैश एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेंशन नहीं करनी चाहिए थी कमांड। ठीक है, इसने क्या किया, इस इवेंट के बारे में, यानी इस गेट इवेंट्स की जो कमांड है उसके फर्दर स्विचेस दिखाने शुरू कर दिए। ठीक है, लाइक उसने कहा कि एग्जांपल नंबर 1 क्या है, गेट इवेंट लिस्ट लॉग स्टार, और वो स्टार्स दिखाएगी आपको, एग्जांपल 2 में ये है, और ब्ला 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 स्टार। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ योर स्टफ वर्क्स। ठीक है, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, इसके अंदर आप पैरामीटर्स और लॉजिक स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हो कि इफ़ देन एल्स, कि अगर ये टाइम हो तो ये करे और ये काम हो तो ये करे। ठीक है, मिनिमम लेवल व्हाट दिस होल एग्जाम थिंग वांट फ्रॉम यू, कि भाई आपसे क्या चाहती है वो ये कि आपको बेसिक इसमें हेल्प और बाकी काम आने चाहिए। थोड़ा और आप सीख लें तो आपको ये आना चाहिए कि आपके पास अगर 5 यूज़र्स की टेक्स्ट फाइल है या CVI कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल है। ठीक है, तो कॉमा सेपरेटेड फाइल है, तो वो जो सा है उसको आप
इंपोर्ट करें और आपके तमाम जो उसमें 7 यूज़र्स हैं उन 7 के 7 के यूज़र्स के अकाउंट्स बन जाएँ आपके पास, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक हो गया? तो और अभी अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको इस लेक्चर में कि मैं पूरे का पूरा पावर शेल समझा दूँ तो ये ज़्यादती है मेरी, ठीक है? तो मैं ऐसा करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता आपसे, नो प्रॉमिस, मैं यहाँ पे लिख दूँ, नो प्रॉमिस मेड, ठीक है? मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पावर शेल की एक सेपरेट वीडियो बना के दूँ। अगर किसी ने वॉलंटियर कर दिया जिसको मेरे से ज़्यादा पावर शेल आता है, मैं अभी बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छे, आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन पावर शेल, ठीक है? आई नो बिट अबाउट इट, ठीक है? तो वो आपको मैं जब 1 घंटे का लेक्चर दूँगा अगर मैंने कभी दिया, ठीक है? तो यू विल अंडरस्टैंड दैट वन, ठीक है? तो पावर शेल इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है? अगर आपको आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप इससे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे और ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है? एनीवे, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि जब मैं एमसी ये एक पेपर पूरा कर लूँ तो एक दिन बैठ के आराम से तसल्ली से जब मूड में हुआ तो आपको पावर शेल का कोई 1 घंटे का लेक्चर दूंगा। वैसे आप मुझे कहें तो मैं 4 घंटे का भी दे सकता हूँ, ठीक है? एनीवे, तो पावर शेल से आगे चलते हैं, वापस चलते हैं, ठीक है? ठीक है, ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं कर सकते, ठीक है? प्लान टास्क के लिए बेस्ट है, कंडीशनल लॉजिक लग सकती हैं और ऑनलाइन कमांड लाइन शेल लैंग्वेजेस, ठीक है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? वापस पुरानी उस पर चलते हैं और देखते हैं उसने वो आर सेट टूल्स हमारे इंस्टॉल कर दिए या नहीं, ठीक है? मेरे ख्याल में मैसेज गुजर गया है तो उसने इंस्टॉल कर दिए होंगे और वॉला, ठीक है? अब देखिए, अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को भी ऐड करने दे रहा है, ठीक है? आपको जी कंप्यूटर मैनेजमेंट को भी ऐड करने दे रहा है। आपने कहना है कंप्यूटर मैनेजमेंट किसकी करनी है, मैंने कहा जी मैंने सर्वर 1 की कंप्यूटर मैनेजमेंट करनी है, तो वो आपको वो भी ऐड करने देगा, ठीक है? तो जब आपने इसको ऐड कर लिया तो आप जब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे लेके जाएंगे तो वो आपको आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में ले जाएगा डोमेन के अंदर, ठीक है? कनेक्शन प्लीज वेट, ठीक है? तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि इसने बहुत मगज खाना है। और अब अगर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में लेके जाऊँ तो ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर सारे फीचर्स आ गए आपके पास, डीएससीपी, डीएनएस और ये वो। अगर आपने यहाँ पे बैठ के डीएससीपी को कन्फिगर करना है तो आपको इसको ये बताना पड़ेगा आपका डीएससीपी सर्वर कौन सा है, मगर आपके पास स्नैप इन आ गया, ठीक है? आपने अगर डीएससीपी सर्वर बताना है तो उसको आपको बताना पड़ेगा आपका डीएससीपी सर्वर का नाम डीएससीपी सर्वर 1 है और वो आपको डीएससीपी सर्वर 1 पे कनेक्ट कर देगा और यही आपका डीएससीपी सर्वर 1 था। माइंड दैट मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं विंडोज़ 7 की मशीन के अंदर, विंडोज़ 7 अल्टीमेट के अंदर बैठा हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आपको विन वर्क करके दूँ तो ये देखिए आप विंडोज़ 7 के अंदर बैठे हुए, ठीक है? और विंडोज़ 7 के अंदर बैठ के आप अपना सर्वर और सारी चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, डीएससीपी का पूल और स्कोप्स और सारे ऑप्शंस, ठीक है? ये क्लियर हो गया। तो ये आर सेट टूल्स का कमाल है। अगर आपने विंडोज़ पे बैठ के, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के 2008 के सर्वर को मैनेज करना है तो आपको आर सेट टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास, ठीक हो गया? इससे आगे चलते हैं, ठीक है? पावर शेल हमने देख ली कि पावर शेल पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया इवेंट लॉग्स। इवेंट लॉग्स क्या होते हैं, ठीक है? इवेंट्स क्या होते हैं, ये लॉग्स नहीं होता है, ठीक है? वो लॉग्स होते हैं, ठीक है? कि आपको पता चले। ये बहुत सारी जगह पे आपको हेल्प करते हैं आपकी ट्रबल शूटिंग के काम में, और कुछ जगह पे सिक्योरिटी के लिए भी मदद देते हैं, ठीक है? तो हाउ टू इंश्योर यू हैव नॉट मिस्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और अगर आप बहुत सारी चीज़ें अपने पास लॉक करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आप कहते हो अगर मैं कंप्यूटर में किसी ने एक बटन भी प्रेस किया उसे भी लॉक कर रहा हूँ, वेरी गुड, गुड टू नो। मगर आपने उस लॉगिंग से फ़ायदा क्या उठाना है ये आप पे है, ठीक है? मसलन मैंने कहा कि मेरे कंप्यूटर का ये एक फ़ोल्डर है और ये जो सा ये बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फ़ोल्डर है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक फ़ोल्डर है ना, इसमें बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पड़ी है, इसको कोई अगर क्लिक भी करे या लिस्ट भी करे ना, लिस्ट भी करे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन जो सा है वो आपने लॉक कर लेनी है, ठीक है? कल को अगर मुझे बाद में किसी को देखना पड़े कि उसने क्या कुछ किया है, किस किस ने इस पीसी को एक्सेस करने की कोशिश की है, इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश की है, तो मैं पता करा सकूँ, ठीक है? कुछ कंपनीज के अंदर, बल्कि मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनीज के अंदर, बिगर कंपनीज और प्रॉपर मेच्योर कंपनीज के अंदर प्रॉब्ली लॉ की डेटा रिटेंशन पॉलिसी होती है, ठीक है? रिटेंशन पॉलिसी होती है, ठीक है? पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपने आईएसपी से डिमांड करती हैं कि वो अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन के लॉग्स जो से रिटेन करें, ठीक है? अगर आपसे अपने कंप्यूटर से बैठ के किसी की वेबसाइट या किसी की होस्ट के ऊपर डॉस अटैक करना चाहते हैं, ठीक है? या कुछ भी करना चाहते हैं और वो बंदा किसी तरह लीगल एक पेपर ले आता है, ठीक है? ये मैंने लीगल पेपर बना दिया, ठीक है? इसके ऊपर ये लो,
ठीक है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, लीगल पेपर है। ठीक है, लीगल पेपर ले आता है और वो लीगल पेपर लेके आपके आईएसपी के पास चला जाता है। आपका आईएसपी लॉग उसको आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस तो 5 मिनट में पता चल जाता है ना। पब्लिक आईपी एड्रेस लेके आईएसपी के पास चला जाता है। आईएसपी बताता है अच्छा ये आईपी एड्रेस फलां दिन डीएस लैम की इस पोर्ट के ऊपर फलां पोस्ट कोड के अगेंस्ट था, वो सीधा साई आपके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस जो सा है आप खुद ज़ोंबी ना बने हो और इस तरह की ड्रामेबाजी। ठीक हो गया। तो कंपनी जो सी है, से अगर मैं एक आईएसपी हूँ और मेरा आईएसपी को गवर्नमेंट रेगुलेशन ये डिमांड करती है कि मैंने अपने तमाम यूज़र्स के कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को लॉक करना है और उस लॉक को मैंने 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए रिटेन करना है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा रिटेंशन पॉलिसी। और मैं उस लॉक की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। ठीक है, बीइंग अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, कंपनी के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है इन लॉग्स को मेंटेन करना। अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो फिर उसको बेचारे को सजा मजा भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो एनीवे, तो आप जब किसी चीज़ की लॉगिंग एनेबल करते हो तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आप बहुत बहुत सारी चीज़ें भी लॉग ना करो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस भी ना कर दो। ठीक है, फिर लॉग्स की टाइप होती हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड लॉग्स, इसकी सेग्रीगेशन हुई होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की लॉग्स जो सी हैं वो वहाँ पे आएंगी, सिक्योरिटी वायलेशन, सिक्योरिटी अटैम्प्ट्स, और कुछ से मैंने कहा इस फोल्डर को जो भी एक्सेस करे और वो डिनाई हो जाए सिर्फ उसको लॉक करे। जिसने एक्सेस कर लिया और सक्सेसफुल हो गया उसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं, वो तो घुस गया फाइल में। ठीक है, अब फिर अगर आप कोई सेटअप प्रोसेस चलाते हैं उसकी लॉग, सिस्टम की लॉग, और फॉरवर्डेड इवेंट्स, दैट इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, फॉरवर्डेड इवेंट्स में अभी थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें एप्लीकेशन सिक्योरिटी और सेटअप और सिस्टम लॉग्स तो हो गए हमारे। फॉरवर्डेड लॉग्स क्या होते हैं? फॉरवर्डेड लॉग्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ कॉल्ड कलेक्टर लॉग्स। ठीक है, कलेक्टर क्या होता है कि मैं कहता हूँ ये मेरा सर्वर है, ठीक है, और ये मेरे छोटे सर्वर्स हैं। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे छोटे सर्वर्स हैं। ठीक है, मैंने कहा ये जो छोटे सर्वर्स पे भी कोई इवेंट अकर हो रहे हैं ना, वो भी सारे के सारे जो से हैं मेरे सर्वर पे फेंक दो। ठीक है, और इस तरह के लॉग्स को कि मैंने सर्वर ने कहा कि भैया अब मुझे लॉग सेंड करो तो उसने लॉग सेंड कर दिए। दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टर इनिशिएटेड लॉग्स। ठीक है, ये आपकी बुक में इसको 2 तरह से सेग्रीगेट नहीं किया हुआ। दूसरे टाइप ऑफ लॉग्स ये होते हैं, ये जो से लॉग्स बहुत आसान है छोटे इन्वायरमेंट के लिए। अगर आपके पास 20-30 सर्वर्स हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मगर जब आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा हो जाता है और आपका सर्वर बार बार हर बंदे को जिम्मेदारी नहीं लगा सकता, बल्कि वो एज्यूम करता है कि हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी, वो पुश बेस्ड लॉग है और वो हर सर्वर के पास जब भी कोई लॉग इवेंट होता है तो वो सर्वर को खुद ब खुद भेज देता है, बजाय इसके कि वो वेट करे कि सर्वर कहे भैया मुझे लॉग भेजो। वो खुद ब खुद लॉग भेजते हैं और उसके अंदर फिर आप हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स लगा सकते हो। ठीक है, वो एक सर्वर को सारे के सारे लॉग भेज रहे होते हैं। फिर जब आप इसको क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं तो फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत प्यारा सर्वर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर सर्वर। मेरे ख्याल में उसका जो वर्जन लेटेस्ट चल रहा है 2007 R2 है मेरे ख्याल में। ठीक है, ये एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें सारे लॉग्स इकट्ठे हो रहे होते हैं और भी ये बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो फॉरवर्डेड लॉग्स के अंदर ना लॉग सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है। ठीक है, कि आप ये नहीं हो सकता कि आपने उसको बताना भी तो है ना कि भैया आप लॉग यूं भेजो। तो उसके लिए आपको विन आर एम क्विक कॉन्फ़िग और वी ई सी यूटिल क्यू सी, क्यू सी इज़ अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्विक कॉन्फ़िग चलानी पड़ती है। ये आप मशीन एंड पे दोगे। ठीक है, और ये कमांड आप सर्वर एंड पे दोगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको क्विकली करके दिखाता हूँ क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो इसकी लैब दी हुई है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये लैब एक दफ़ा टेस्ट की थी। मैंने ये विंडोज़ 7 के साथ नहीं की, मैंने उसके लिए सर्वर बनाया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि अपने सर्वर पे जाके, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को एलिवेटेड मोड में चलाना है, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है, और उसके ऊपर एक कमांड देनी है WEC util और QC क्विक कन्फिग। ठीक है, द सर्विस मोड विल कंटिन्यू। ठीक है, और आपने कहा वाई और कन्फिगर्ड सक्सेसफुली, बस इसने आपने इस एंड पे इतना ही काम करना है। अब आप गए क्लाइंट मोड पे और क्लाइंट मोड पे आपने जाके कहना है, ठीक है, वही कमांड प्रॉम्प्ट पहले चलाते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट और एलिवेटेड मोड में यानी एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर, क्योंकि आप नॉर्मल मोड्स के अंदर बहुत सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे देनी है कमांड विन आर एम। ठीक है, और .ex
विन आर एम वुड बी एनफ QC, ठीक है, क्विक कॉन्फिग, ठीक है। और do you want to make sure you want to do it? Yes. Access is denied. Why access is denied? मेरे ख्याल में मैं जिस यूज़र से लॉगिन हुआ हूँ उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है, ठीक है। तो उसके मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे हो यहाँ पे मैं इसको शट डाउन नहीं कर सकता, तो मैं एक आपको छोटी सी कमांड दिखाता हूँ, शट डाउन -s, ठीक है। तो ये शट डाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि GPO लगी हुई है उसके ऊपर, तो इस वजह से वो उसको शट डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। तो इतनी देर के अंदर मैं आपको दूसरे सर्वर पे यही कमांड चला के दिखा देता हूँ। उस सर्वर पे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, यही कमांड चलती है और वो आपका काम कर देगी, ठीक है। तो अच्छा जी, ये स्नैप इन जो है हमारा वापस आ गया, ठीक है। ये क्रैश हो गया था और इसमें देखें आप, अभी एप्लीकेशन लेवल इवेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको कि ये कोई मसला हो गया है। ये इंफॉर्मेशन लेवल इवेंट्स है। नॉर्मली वार्निंग्स और क्रिटिकल वार्निंग्स जो सी हैं वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और इवेंट को आप इवेंट आईडी की बेस पे फ़िल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने फ़िल्टर करंट लॉग से आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक इवेंट आपने फाइंड करना है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक वर्डिंग या इस तरह, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली ऑडिट, और इसके अंदर अगर आप फर्दर डिटेल में जाके देखें तो बता रहा होता है कि कौन लॉगिन हुआ, कौन लॉग ऑफ हुआ और उसकी क्या क्या स्टेटसेस हैं, ठीक है। और न्यू इवेंट्स अवेलेबल आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इसको राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास फर्दर न्यू इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, कि कौन डोमेन में लॉगिन होने की कोशिश कर रहा था, ये सर्वर 1 है, डोमेन है और उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो डिटेल्स के अंदर आपके पास थोड़ा सा फ्रेंडली व्यू दिखा रहा होता है आपको, ठीक है। इसी तरह सेटअप बेस्ड प्रोसेसेस, अगर सेटअप्स के अंदर कोई मसला आया, लाइक दिस इज़ अ एरर, ठीक है, क्या एरर आ रहा था कि DHCP सर्वर जो है वो कोई फेल कर गया था, ठीक है। ये सिस्टम्स हैं, अगर सिस्टम रिलेटेड कोई लॉग्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम रिलेटेड लॉग, सिस्टम की सर्विसेज और इस तरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग जो से लॉग्स को भूल जाते हैं और लॉग्स के बारे में ध्यान नहीं देते, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप कोई काम कर रहे हो और काम नहीं हो रहा तो सबसे पहले जो से आपने जो चीज़ देखनी है वो करना है लॉगिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो वही कमांड जो मैंने आपको क्लाइंट एंड पे चलाने की कोशिश की थी और नहीं चली थी, ठीक है, यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। क्या था? विन RMQC, ठीक है। और ठीक है, इज़ रेडी टू सेटअप रिसीव क्वेश्चंस रिसीव रिक्वेस्ट ऑन दिस मशीन, और ये आपकी जो CS सर्विसेज एनेबल हो गई हैं। इसको एनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, जो अगर आपके पास यहाँ विंडो 7 है तो उसमें भी यही काम हो सकता है, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर जाके, ठीक है, इवेंट लॉग रीडर, ये ध्यान से सुननी है आपने बात, ठीक है। बाकी पूरा लेक्चर बेशक आप सोते रहे, ये बात ध्यान से सुनिए, ये आपने क्लाइंट एंड पे करना है, ठीक है। जिस क्लाइंट्स के लॉग आपने सेंड करने हैं टूवर्ड्स कलेक्टर, ठीक है, इवेंट लॉग्स, ठीक है, और ऐड टू ग्रुप, ठीक है। और उस सर्वर को, जिस सर्वर को आपने एज अ कलेक्टर बनाना है, उसका अकाउंट इसमें ऐड करना है, ठीक है। और डेफिनेटली इस मशीन को उस डोमेन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे ऐड करेंगे? ऐड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सर्वर 1 लिखेंगे तो आपको वो ढूंढ के नहीं देगा सर्वर 1, चेक नेम और सर्वर 1 नहीं ढूंढ के देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ऊपर जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसको क्लिक करेंगे, वेरी गुड, ठीक है, वो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स के, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये क्या करेगा? एक्टिव डायरेक्टरी के जितने कंप्यूटर्स हैं उन सब के नाम ले आएगा आपके पास। और आपने क्या किया, आपने कहा सर्वर 1 जो है ना, उसको मैंने अपने इवेंट लॉग रीडर के अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, रीडर के ग्रुप, यानी इस कंप्यूटर के इवेंट लॉग रीडर के ग्रुप के अंदर अब सर्वर का अकाउंट आ गया। अब सर्वर आके इस कंप्यूटर को कहेगा भैया अपने इवेंट्स दो, तो ये कंप्यूटर कहेगा भैया आप कौन? वो कहेगा मैं सर्वर 1। तो वो जाके अपने इवेंट लॉग रीडर के अंदर देखिएगा सर्वर 1 को राइट्स हैं मेरे पास आने के। आपकी बुक आपको सजेस्ट करती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के अंदर डालें, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में नहीं डालना, मेरी बात मान लें आप, ठीक है, बुक की ना माने, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर कि कोई भी उस सर्वर के अकाउंट को यूज़ करते हुए आपकी इस मशीन पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। लॉजिकली मेक सेंस, क्योंकि आपका अगर वो डोमेन कंट्रोलर है तो ही वुड नॉर्मली हैव एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑफ दिस मशीन। तो आपने इस कंप्यूटर को अपने इवेंट लॉग रीडर के अंदर डाल देना, ठीक है। वो कौन से कंप्यूटर को डालना है? जो आपका लॉग कलेक्टर है, यानी ये वाला सर्वर,
ठीक है। जब आपने इस सर्वर को अपने इवेंट लॉग रीडर के अंदर डाल दिया क्लाइंट मशीन पे, सिर्फ आपने तो दो काम किया, आपने एक विन RMQC की कमांड चलाई और आपने अपने उसी मशीन के क्लाइंट मशीन के ऊपर इवेंट लॉग रीडर के ग्रुप के अंदर अपने कंप्यूटर को जो सर्वर के अकाउंट है उसको डाल दिया। माइंड दैट कि आप डोमेन क्लाइंट डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हुए, ठीक है। अब आपका सर्वर जो सा है आपके पास से जो सा है वो लॉग्स पुल कर सकेगा। अब सर्वर पे जाके आपने एक रिसेप्टर एक्सेप्ट करना है, ठीक है, रिसेप्टर बनाना है, ठीक है। फॉरवर्डेड इवेंट्स के अंदर जाएंगे, सॉरी फॉरवर्डेड इवेंट्स कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शंस के अंदर जाएंगे, ठीक है, और क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का नाम दे दें, ठीक है। मैंने कहा जी सर्वर 33, ठीक है, सर्वर 3 देंगे, ठीक है, सर्वर 3, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन इवेंट्स लॉग्स फ्रॉम सर्वर 3, ठीक है। और आपने इससे आने वाले इवेंट्स को कहाँ चाहिए, आप कहते हो मुझे फॉरवर्डेड इवेंट्स में दे दो, आप कहीं भी मंगवा सकते हो मगर नॉर्मली फॉरवर्डेड इवेंट्स में, ठीक है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट जाने दूंगा। अगर आप फॉरवर्डेड इवेंट्स में मंगवाओगे तो आपको इस टैब के नीचे नज़र आएगा। अब कहता है कलेक्टर इनिशिएटेड, ठीक है, कि कलेक्टर जो आपका ये सर्वर है वो इनिशिएट करेगा, ठीक है। सोर्स कंप्यूटर इनिशिएटेड, ये दूसरा ऑप्शन है जो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया है। उसमें क्या होता है, ये जो बड़े इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं कि क्लाइंट मशीन खुद जाके देती है, ठीक है। मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, सोर्स वो क्लाइंट मशीन, ठीक है। सिलेक्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, और आपको पता है कि आपका वो जो डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, तो आपने कहा कि सर्वर 3, ठीक है, चेक नेम चेक किया, और आप जब टेस्ट का बटन दबाते हो तो वो उसका कनेक्टिविटी आपके इस सर्वर से और उस सर्वर 3 के दरमियान। सर्वर 3 को नाम से गलती नहीं लेनी, सर्वर 3 इस टाइम हमारा क्लाइंट है, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपने तमाम पीसीज ऑफिस के अंदर 500 पीसीज लगे उनकी लॉग्स इकट्ठी करूँ। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने सर्वर्स की लॉग इकट्ठी कर रहा हूँ जो क्रिटिकल सर्वर है, लाइक मेरा FTP DHCP DNS सर्वर, ताकि मैं एक जगह बैठ के तमाम लॉग्स पढ़ सकूँ। तो ये सर्वर 3 इस टाइम मेरा सोर्स है, यानी क्लाइंट है। आप कंप्यूटर्स की लॉग्स भी इकट्ठी कर सकते हो, जिस तरह वो विंडोज 7 के अंदर था। अभी मेरा मूड नहीं था ट्रबल शूटिंग का, मेरे ख्याल में उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन नहीं हुआ था, इस वजह से उसने मुझे अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो ओके करूँगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से इवेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। आप इंफॉर्मेशनल इवेंट्स भी इकट्ठे कर सकते हो, मगर मैं इस जगह पे कहता हूँ क्रिटिकल और एरर इवेंट्स, ठीक है। आप यहाँ वार्निंग इन्फॉर्मेशन सारे इवेंट्स कह सकते हो। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि इवेंट लॉग्स, ठीक है, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिस्टम सारे इवेंट्स इकट्ठे करने और फॉरवर्डेड इवेंट्स रहने देता हूँ, ठीक है। तो और उसको कहता हूँ कि ये वर्बस निकाल दे, ये सिर्फ 4 टाइप्स के मुझे इवेंट्स दे दे, ठीक है। और फर्दर आप अगर इसको फ़िल्टर डाउन करना चाहते हो, ऑल इवेंट आईडीज़ हैं यहाँ पे, कीवर्ड्स अगर आप फेल्ड और इस तरह के, और इसको ओके कर दें, और जिस तरह ही आप ओके करेंगे आपके पास जो सा है ये इवेंट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सर्वर 3 बना हुआ आ जाएगा, और देखो इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है। अगर एक्टिव नहीं होगा तो वो आपको बता देगा। अगर आप इसको राइट क्लिक करके रन टाइम स्टेटस मालूम करोगे तो वो आपको बताएगा कि रन टाइम स्टेटस क्या है, नो एडिशनल स्टेटस, एरर आ रहा है, ठीक है। वो रन टाइम स्टेटस अब एक्टिव हो गया क्योंकि वो सर्वर डाउन था, तो मैंने अभी उसे अप किया, ठीक है। तो मैं अगर अब फॉरवर्डेड इवेंट्स में जाऊं और मैं उसको कहूं कि ये देखो इवेंट दिखाओ, तो वो देखो मुझे एक इवेंट दिखा रहा है उससे कलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अगर उसके अंदर अब मैं जाके एक आधी सर्विस इनेबल डिसेबल करूंगा और इधर आके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो वो मुझे फर्दर इवेंट्स दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी जाके वहाँ पे कोई 3-4 चीज़ें डिसेबल इनेबल करके देख ली हैं, तो देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन न्यू इवेंट्स अवेलेबल आ रहा है। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ तो एक्चुअली वो सर्वर जाके उसे कह रहा है, और इसके अंदर देखो मैंने बहुत सारे काम कर दिए। उसके बाद मैंने उधर जाके यूज़र का अकाउंट बनाया, और ये तो यूज़र अकाउंट बनाया और बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो ये देखो उसने बहुत सारे मुझे इवेंट्स लॉग ला के दे दिए, ठीक है, पुल करके दे दिए, और ये उस सर्वर के इवेंट लॉग हैं, ठीक है, विंडोज़ लॉग ऑन और इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर, ठीक है। मैं यहाँ सब्सक्रिप्शन जाके अगर मैंने इसको बंद करनी है या डिसेबल करनी है तो मैं यहाँ पे जाके डिसेबल कर देता हूँ, तो ये डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। ये क्या मुझे आउटपुट दे रहा है कि मैं जो सा एक ही जगह पे बैठ के सारी की सारी चीज़ों के जो से हैं वो इवेंट्स देख सकता हूँ, उनको मॉनिटर कर सकता हूँ और उस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इससे आगे जाते हैं। इस कॉल्ड डेलीगेशन कंट्रोल ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल ऑन एक्टिव डायरेक्टरी क्या कि मैं एक जो सा हूँ अकेला एडमिनिस्ट्रेटर था कंपनी का, कंपनी ने मुझे हायर किया और मुझे कोई काम करना शुरू कर दिया। कंपनी का बिजनेस जो सा वो बहुत बढ़ गया,
और कंपनी ने एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बनाया और उसके अंदर जो है अब कंपनी के दो ब्रांच ऑफिस हो गए, वन इज़ कॉल्ड ईस्ट, वन इज़ कॉल्ड वेस्ट, ठीक है। और मैं जो सा हूँ कुछ ऐसा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था जो हु लाइक्स डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ कि ये ईस्ट के ओयू के अंदर जितने लोग हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को दे दूँ। और मैंने ईस्ट के अंदर एक छोटा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हायर किया और वेस्ट के अंदर भी जो है एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटर हायर किया, क्योंकि मैं अपने से ऊपर तो किसी को देख नहीं सकता था। तो अब इन दोनों को मैंने हेड बना दी मिनी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ कि ये जो वेस्ट पे के काम है ना, ये वेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर करे और ईस्ट के काम ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर करे। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी का यूज़र अकाउंट रीसेट करना है ना, तो वो कर सके, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा कि एक्टिव डायरेक्टरी के वही यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है। यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर जाके उसके कंट्रोल को डेलीगेट करूँगा, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से कर देते हैं, और जब गलत तरीके से हो जाता है तो फिर उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं होता कि आप सुबह उठ के आए और आपने कहा यार कंट्रोल डेलीगेट कर दो। तो इस यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग कि आपने किस किस बंदे को उस चीज़ पे एक्सेस देनी है और किस चीज़ किसको नहीं देनी, ठीक है। उसकी छोटी सी प्लानिंग की मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता है हमारी जो लैब का जो सर्वर है उसके एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा सा है। तो वापस अपने सर्वर में जाते हैं और सर्वर साहब ही सो जाते हैं थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, हुआ ये था कि जिस मशीन के ऊपर ये सर्वर चल रहा था वो स्लीपिंग मोड में चलेगी। एनीवे, तो ये जी हमारा सर्वर है और ये आपको पता है कि हमने ईस्ट के अंदर एक ईस्ट हमारी डोमेन ओयू है और ओयू के अंदर जो है ना वो फाइनेंस, एचआर और आईटी डिपार्टमेंट है। और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ये दो एडमिनिस्ट्रेटर मैंने बैठाए हुए हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट का और एक इवनिंग शिफ्ट का, और इनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, ईस्ट एडमिन। और इन दो मेंबर्स को मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ईस्ट और चेक नेम, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद, और मैंने कहा इन दोनों को जो है इस ग्रुप का मेंबर बना दो, ठीक है। तो अब ये दोनों इस ग्रुप के मेंबर बन गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार ये ईस्ट के ऊपर मैंने कंट्रोल डेलीगेशन करनी, मैंने पूरी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर डेलीगेशन नहीं करनी, मैंने सिर्फ ईस्ट ग्रुप के ऊपर डेलीगेशन करनी है, ठीक है। तो अगर मैं ईस्ट को राइट क्लिक करके डेलीगेट कंट्रोल करूँ तो एक विजिट चल पड़ेगा, और माइंड दैट वो विजिट सिर्फ किन लोगों को ग्रुप कवर करेगा, सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स को, मैनेजमेंट, यूजर, कंप्यूटर, एडमिन, HIT, फाइनेंस, ठीक है। और ईस्ट पूरे के पूरे ईस्ट को मैनेज करेगा। अगर मैं वेस्ट पे राइट क्लिक करूंगा तो वेस्ट डेलीगेशन होना शुरू हो जाएगा। ईस्ट पे डेलीगेट यानी ईस्ट के कंट्रोल कुछ लोगों को देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट यूजर्स और ग्रुप, ठीक है। मैंने उन्हें ग्रुप में क्यों डाला, क्योंकि मैंने उन्हीं को कंट्रोल देना था, या मैं बारी बारी एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करता या मैं एक ग्रुप ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कल को मेरे पास एक और एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है तो मैं उसे सिर्फ इस ग्रुप का मेंबर बना दूंगा और मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। और मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, डेलीगेट द फॉलोइंग कॉमन टास्क, ठीक है। रीड ऑल यूजर इन्फॉर्मेशन, क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज ग्रुप, मॉडिफाई मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, ठीक है। क्रिएट, डिलीट, मैनेज यूजर अकाउंट, ठीक है। किसी किस्म की भी आपने परमिशन देनी है तो वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। क्रिएट अ कस्टम टास्क टू डेलीगेट, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। मगर आप नॉर्मल डेलीगेशन पे जाते हैं, हम कहते हैं रीसेट यूजर पासवर्ड एंड फोर्स पासवर्ड टू चेंज, ठीक है। ये कर सकते हो, ठीक है। आप फर्दर इस लेवल पे डेलीगेशन कर सकते हो कि एक यूजर को मैंने कहा कि सिर्फ वो ना टेलीफोन नंबर चेंज कर सके, ठीक है। तो वो सिर्फ टेलीफोन नंबर ही चेंज कर सकेगा, ठीक हो गया। हम जब हमने उसे कहा कि रीसेट यूजर पासवर्ड एंड फोर्स चेंजेस टू द नेक्स्ट लॉग ऑन, सिर्फ मैं ये कर सकूं, और मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, अब उसने जो सा है ईस्ट एडमिन ग्रुप को वो परमिशन दे देनी और फिनिश कर देना। अच्छा जी, यूज़र बन गया, ठीक है। और यूज़र को कंट्रोल डेलीगेट कर दिए, और हम लोगों को पता है कि हमने ईस्ट के IT एडमिनिस्ट्रेटर को जो से हमने कंट्रोल डेलीगेट किए हैं, ठीक हो गया। जब हमने ईस्ट के IT एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को कंट्रोल डेलीगेट कर दिए और कंट्रोल हमने कहा कि वो सिर्फ ईस्ट के ही यूज़र्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देख सके, ठीक है, और उसके पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सके। अब अगर मैं एडवांस फीचर में जाऊं और ईस्ट के ग्रुप की सिक्योरिटी परमिशंस देखूं, तो देखें आप यहाँ पे आपके पास ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आया होगा, और ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को क्या परमिशन दी हुई है, स्पेशल परमिशन दी हुई है। कौन सी स्पेशल परमिशन दी हुई है हमने ईस्ट, जब मैं एडवांस में जाता हूँ और ईस्ट IT एडमिनिस्ट्रेटर के आगे देखिए स्पेशल परमिशन है, ठीक है। जब मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये देखें आपके पास है रीसेट पासवर्ड, कि वो उस चीज़ को सिर्फ रीसेट कर सके, ठीक है। चेंज पासवर्ड, रिसीव एज, सेंड एज और
बहुत सारी उसके अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जब मैंने ये कर लिया, ठीक है, तो यानी मुझे पता है कि ईस्ट का यूज़र सिर्फ ईस्ट के यूज़र के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अब जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप जिसको मैंने कंट्रोल डेलीगेट कर दिया, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे ईस्ट से कोई भी कॉल आती है, मैं बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, बड़ा बिग हैट वाला, मुझे कॉल आती है, मैं पूछता हूँ कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट से, तो ईस्ट से। मैं कहा फिर क्या मसला है, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, ईस्ट में तुम्हारे पास 2 एडमिनिस्ट्रेटर में पड़े हुए हैं, तो उनसे काम लो, ठीक है, तो वो उन्हें कॉल करेंगे। अब मैं दूसरी हैट पहन लेता हूँ, मैं अब ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो एक दिन मुझे कॉल आई यूज़र की और वो कहता है कि भाई मैं ना ताहा मेरा नाम है और मैं वेस्ट में हूँ, क्या आप मेरा पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए और मेरे पास कंट्रोल डेलीगेट नहीं हुए हुए वेस्ट के, तो मैं अगर ताहा के अकाउंट में जाऊँ तो देखो उसके अकाउंट को मैं अनलॉक नहीं कर सकता। तो मगर मैं देखता हूँ, मैं उसको जब राइट क्लिक करता हूँ तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है और मैं उससे कहता हूँ भैया ये पासवर्ड दे दो, ठीक है। से मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब मैं हिट ओके करता हूँ एक्सेस इज डिनाइड। क्यों? क्योंकि मैं उसका पासवर्ड चेंज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं लॉग इन हुआ हूँ IT एडमिन 1 से, जो ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे कंट्रोल डेलीगेट किए मैं ईस्ट के लोगों के मैं अकाउंट चेंज कर सकता हूँ अगर ईस्ट में कोई बंदा बैठा हुआ है। अब ईस्ट में कोई अकाउंट नहीं है मेरे पास, ये यूज़र का अकाउंट है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ, ठीक है। ये इसके अकाउंट यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग इन, ये मैंने उसे अलाउ किया हुआ है, ठीक है। और मैं अगर इसका पासवर्ड रीसेट पासवर्ड करूँ, ओके करूँ, तो पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। क्यों? क्योंकि मैं ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे पास सिर्फ ईस्ट के ही राइट है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो ये कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास टूल है सर्वर मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, RDP और RSET विंडोज 7 के ऊपर, विंडोज 7 अल्टीमेट, एंटरप्राइज एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन, इन 3 एडिशंस पे चलता है ये। पावरशेल हमने देखा, एक क्विक रिव्यू किया पावरशेल होता क्या है, स्क्रिप्टिंग टूल है और हम उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। आपकी बुक ने इतना उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने उसको भी फर्दर डिस्कस नहीं किया हुआ। मैनेजिंग इवेंट लॉग्स, इवेंट्स किस टाइप के होते हैं और इवेंट अगर कोई अकर हो जो हमारे पास लॉग्स में आ जाता है, बल्कि हम इवेंट के साथ कोई स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक अगर इवेंट हो गया तो मैं चाहता हूँ और मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दे तो वो भी हो सकता है। फिर हमने जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखी वो ये कि फॉरवर्डिंग इवेंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और हमने देखा कि कलेक्टर बेस्ड सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं कि कलेक्टर उसे कहता है कि भैया मुझे इवेंट दे दो तो हमें इवेंट मिल जाता है, ठीक है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2 काम रखने हैं, WinRM और WEC यूटिल, ठीक है। और उसके बाद हमने डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल्स देखे कि एक्टिव डायरेक्टरी में कंट्रोल डेलीगेट कर देते हैं कि भाई अब एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारे OUs हो गए, मैं सारे OUs पे काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा आप लोग करें, ठीक है। और ये हमारा जौन सा है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह।